मेरा शौहर मर चुका था। मैं अकेले सोने से डरती थी। मैंने अपने 12 साला देवर को अपने साथ सुलाना शुरू किया। एक रात मैंने देवर को आजमाने का सोचा, लेकिन वहाँ हाथ लगाते लगाते मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि देवर तो मेरी शादी वाले दिन मेरा 12 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा, वो भी मुझे माँ समझता था। शौहर के मौत होने से कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता, तो मैं अपने देवर को अपने साथ बेड पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थी और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। देवर मुझसे काफ़ी छोटा था। वो 12 साल का, उम्र में भी 20 साल का जवान लड़का लगता था। शौहर के बाद मैंने बहुत मुश्किल से ही गुजारा किया, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। उस रात सोचा कि एक बार देवर को आजमा के देखती हूँ। आधी रात हुई तो देवर को हिला कर देखा तो वो गहरी नींद में था, लेकिन वहां हाथ लगाते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। 5 दिन पहले ही मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। मेरे घर में मेरे सास ससुर और नंद थी। मेरे शौहर का दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। हसनैन की उम्र 12 साल थी। वो मुझसे छोटा था। जिंदगी में मैंने कभी ऐसे छोटे भाई से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरा देवर 12 साल का था। मैंने उसे हमेशा ही बच्चों की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी वाले दिन ही बहुत खुश था। कहता था कि मुझे नई माँ मिल गई। लेकिन मेरी माँ मुझे यही समझाती रहती थी, बेटा तुम्हारा देवर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, इससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसका और तुम्हारा पर्दा लाजम होगा। इसलिए तुम अभी से इस आदत डालो कि वो तुम्हारे कमरे में बिना रोक टोक ना आया करे। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिला वजह मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में आता है। बेटे तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपने शौहर की भी परवाह करनी है और अपने घर वालों की भी। मैं अपनी माँ की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता हसनैन के बारे में मेरी माँ बहुत बुरा सोचती है, इसलिए मैं इनकी बातों पर ध्यान न देती। लेकिन जब मैं बेसहारा हो गई, मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, तो मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे अपने 12 साल के भाई के ऊपर छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 1 बज गए थे। मेरा देवर हसनैन अभी तक घर नहीं आया था। वो शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ़ था। मेरा दिल मुतमिन इसी हवाले से था कि चलो वो घर नहीं आता तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो घर आ गया तो मुझे अजीब सा महसूस होगा। मुझे रह रह कर अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। लेकिन इसी लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोले, मैं हूँ। मैंने डरते ही दरवाज़ा खोला। आज तो मुझे ये घर जंगल जैसा मालूम हो रहा था। हसनैन मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी आपने खाना खाया? उसने मुझे मासूमियत से पूछा। नज़रें झुकी हुई थी और साथ ही हाथ में एक थैली रखी हुई थी। थैली में कौरमा और नान था। कौरमा नान होटल वाले लगते थे। उसने एक प्लेट में वो डाले और मेरे सामने लाकर रख दिए। भाभी मुझे बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ, आप खा लें, वरना यूं ही भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। हसनैन की आंखों में भी आंसू थे। कहने को तो वो मुझे माँ ही कह रहा था, मगर फिर भी माँ की बातें मेरे जहन से निकल नहीं रही थी। भाभी आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपका सहारा बनूंगा, आप इस घर से कभी मत जाना। वो बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। फिर उसने अजीब बात बोली, भाभी आप इस कमरे में रहें और दूसरा कमरा तो छत के करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के पास नहीं होना चाहिए। और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में भाई की मौत हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि हसनैन इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या इसे किसी ने कुछ कहा है? मगर जो बातें उसने की थी मुझे ठीक ही लगी थी। मैं उसके कमरे में चली गई। हसनैन का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरा शौहर छत के करीब वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा दूसरे कमरे में आई थी, मगर जो कुछ मैंने अपने देवर के कमरे में देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ती जिसने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। वैसे तो वो 12 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी। हसनैन जो कुछ कर रहा था वो एक बड़ा ही समझदार आदमी कर सकता है। हसनैन के कमरे में
अपना जेवर देखकर मेरा दिल खोल उठता था। मैं तो उसे कहीं जगह पर कहीं तालों में छुपा कर रखा था, मगर ये सब कुछ हसनैन के हाथ कैसे लग गया? बात बड़ी अजीब सी थी। मैं दिल में सोचने लगी कि मैं सुबह होते ही इसे इस बात का सवाल करूंगी, मगर उस वक़्त मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर अच्छी तरह से लॉक कर लिया और फिर सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही थी, हालांकि ये दो पहले मुझे ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी, पर आज मुझे लग रहा था जैसे हसनैन के लाए हुए कौरमा खाकर मेरी आंखों पर रुनूदगी तारी हो रही थी। दिल में सोचा कि कहीं खाना खाने से मुझे नींद तो नहीं आ रही, मगर इतना तो मुझे मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैं हैरान हो रही थी कि मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि कुछ दिन बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज खाना खाने के बाद मेरी आंखें ऐसे बंद हुई जैसे किसी को शराब पिला दी गई हो। मैं हैरान हो रही थी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, कहीं हसनैन के लाए हुए खाने को खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई। लेकिन हसनैन ऐसा क्यों करता? मैंने दिल में सोचा। आंखें मलती हुई मैं बाहर आई तो सामने हसनैन किचन में चाय बना रहा था। उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। भाभी, आप सो गई थी? आपको बहुत अच्छी नींद आई ना? उसने मेरी तरफ पुकारते हुए देखकर कहा। मैंने उससे फीके लहजे में यही कहा, हाँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है। क्यों नहीं आती भाभी? मैंने आपके खाने में नींद वाली गोली मिला दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती। उसने मुझे कहा, तुम इन्हें खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करो और उससे वो आराम से सो जाएगी। मैं हैरान हो गई कि हसनैन इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। हसनैन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे? नहीं भाभी, मैं आपको अच्छी नींद देना चाहता था। अब आप अच्छी खासी तरोताज़ा लग रही हैं। ये ले चाय पिए। इसने चाय मेरे सामने रखी तो मैं शक में पड़ गई, उसने भी कुछ मिलाया ना हो। अल्लाह की कसम भाभी, तो मैंने आपकी नींद के लिए, आपके सुकून के लिए गोलियां मिलाई थी। आप कहती हैं ये चाय मैं आपके सामने खुद पी लेता हूँ, बल्कि हम आधी आधी पी लेते हैं। उसने इस गिलास की गूंद भरते हुए मुझे दिखाया तो मैं यकीन कर बैठी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शक्की हो जाती हूँ। मैं हसनैन का चेहरा देखती तो उसकी मासूमियत पर मुझे यकीन आ जाता, क्योंकि वाकई ही उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मासूमियत थी और शराफत थी। मैंने आज से कुछ नहीं कहा था, जानना चाहती थी कि वो आगे क्या कहेगा, क्योंकि जो कुछ उसके कमरे में देख आई थी उसका तो कोई माफ़ी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही मुंह से खोल लिया, भाभी, मैं आपका जेवर बेचना चाहता हूँ। मैं एक बहुत ही जानने वाले और ईमानदार अंकल हैं, वो हमारे जेवर बेचकर हमें बहुत सारे पैसे दे देंगे। हम उन पैसों से ये मकान खरीद लेंगे। इस किराए के मकान में हम कब तक रहेंगे? मालिक मकान तो परसों किराया लेने आ जाएगा। हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। हसनैन की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। अभी तक ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, फिर वो कैसे सोच सकता था? बात बड़ी अजीब थी। मैंने कहा, हसनैन, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि हम एक नया घर बनाएं? भाभी, मुझे आगे शादी भी करनी है, हमें सारी ज़िंदगी एक साथ रहना है। हमारे पास एक नया घर होना चाहिए, और किराए के घरों में तो सिर्फ इंसान जलील और रुसवा होता है। हसनैन की बात ठीक थी, इसलिए मैंने उसे जेवर वाले मामले में नहीं कुछ कहा। लेकिन मुझे डर था कि वो जेवर बेचकर हमारे पास अगर पैसे ना आए तो क्या होगा। मैं एक बेवा औरत थी, मेरा देवर 12 साल का था, तो ऐसे में कोई भी हमें आराम से आसानी से धोखा दे सकता था। मैंने सोचा कि इस बारे में मैं किसी से मशवरा कर लूँ। मैं अपने मायके वाले से कहती हूँ, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। हसनैन तो छोटा बच्चा था, जबकि इस बात पर मुझे भी अब तक गुस्सा था कि उसने मेरे कमरे में इतने ताले तोड़कर वो जेवर निकाला कैसे, जबकि ताले टूटे हुए भी नहीं थे। इस जेवर के बारे में मैंने हसनैन को बताया भी नहीं था। मुझे हसनैन पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जो भी करता आखिर मैं उसकी ऐसी बात करता कि मैं मुतमिन हो जाती। मैंने अपने मायके वालों से कहा, मुझे ये जेवर बेचकर घर खरीदना है। उन्होंने मुझसे कहा, नहीं, घर लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब बेवा हो, तुम्हें अब हमारे घर आना होगा। पर मैं उनके घर नहीं जा सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे भाई अपनी बीवियों के गुलाम हैं, वो अपनी बेवा बहन को कभी भी सहारा नहीं देंगे। ज़िंदगी भर इंसान इनके सहारे तो नहीं रह सकता। अभी अच्छा मौका था, मैं अपना जेवर बेचकर एक घर खरीद सकती थी। मेरे शौहर ने अपनी ज़िंदगी में मेरे लिए काफ़ी सारा जेवर बनाया था, मगर अपने भाइयों की नीयत देखकर मैंने वहाँ जेवर देने का इरादा कर दिया। अब मैं हसनैन के सहारे ही चल रही थी। मैंने कहा, हसनैन,
तुम चाहो तो वो जेवर बेच दो। मैं अपने मायके वालों से और उनके रवैये से मायूस हो गई हूँ। हसनैन ने अपनी उन्हीं अंकल को वो जेवर जाकर दे दिया और 2 दिन के बाद हमें एक मुनासिब जगह पर घर ढूंढकर घर की चाबी और घर के कागजात उन्होंने हसनैन के हवाले कर दिए। मैं तो इस सारे अमल पर हैरान रह गई कि 2 दिन में इतनी जल्दी घर हमें कैसे मिल सकता है, जबकि लोगों को काफ़ी सारा काम भी करना पड़ता है। घर का इंतकाल, घर के कागजात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, वक़्त लगाना पड़ता है। जबकि हसनैन ने कागजात लाकर मेरे हाथों में रखे तो मैं हैरान रह गई। वो तो था 12 साल का, मगर उसकी सोच बड़ों वाली थी। फिर उसने अजीब सी बात कही, कहने लगा, भाभी हम सारा घर साफ कर लेंगे तो आपसे ज़रूरी बात करनी है। आज हसनैन की नज़र तो अजीब सी लग रही थी। उसकी नज़रों में कोई अजीब सी बेचैनी थी, जैसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है। उस वक़्त मैं जल्दी में थी, हमने घर में सारा सामान रख दिया था। अब हमें आगे की फिक्र थी कि हमारा खाना पीना और राशन कहाँ से होगा, जबकि मैंने तो कभी ज़िंदगी में बाहर जाकर कोई नौकरी भी नहीं की थी। फिर हसनैन कह रहा था कि इसे मुझे कोई ज़रूरी बात करनी है, पता नहीं उसे मुझसे क्या बात करनी होगी। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे, पर फिलहाल चुप रहना चाहती थी। शाम को मैंने सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया। वैसे भी हमारा सामान कम ही था, ज़्यादा मालो दौलत तो नहीं थी जिसे हम लेते फिरते। मैंने सारा काम करने के बाद अच्छा सा खाना बनाया। हसनैन का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो इस घर का हिस्सा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो बाहर जाकर गंदा खाना खाए। मैंने उसके लिए खाना बहुत मेहनत से बनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने शौहर की पसंद का बनाया करती थी। हर किस्म के लाड़ प्यार नखरे उठाती थी। बहुत सारा खाना बनाने के बाद मैंने टेबल पर रख दिया और हसनैन के आने का इंतज़ार करने लगी, मगर आज वो घर नहीं आया। मुझे बहुत अजीब सा लगा। उसे इस वक्त घर होना चाहिए था, जबकि रात के 11 बज गए थे। भाई की मौत से पहले तो वो शाम को तकरीबन 5 बजे घर आ जाता था। उसके बाद कभी घर से बाहर नहीं निकलता था। हम लोग जब बाहर गोलगप्पे खाने जाते तो वो हमारे साथ ज़रूर जाता, लेकिन अकेला तो कभी घर से बाहर नहीं गया। मुझे डर लग रहा था। मैं उसका इंतज़ार करने लगी, यहाँ तक कि रात के 12 बजे उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने गुस्से से दरवाज़ा खोला, उस पर बरस पड़ी। कहाँ चले गए थे तुम हसनैन? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेवा भाभी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम हो के अपने भाई के जाते ही आवारा गर्दियाँ करने लगे। आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत थी जो तुम घर में नहीं कर सकते थे? बाहर जाना पड़ा है, तुम्हारे दोस्त को इधर ही बुला लिया करो। भाभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने नज़र उठाकर मुझे ऐसे गुस्से से देखा कि मैं डर गई, मगर वो तो एक बच्चा ही था। मैंने दिल में सोचा, मैं ऐसा डरा धमका तो सकती हूँ। मैं यही ख्याल करके उससे बात कर रही थी कि वो मुझ पर चला उठा। भाभी बस कर दे, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी, और जो आपने खाना पकाया है वो आप खुद खा लें। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। उस वक़्त वो किसी 30 साल के मर्द की तरह गुस्सा कर रहा था। मुझे इस पर बहुत अफसोस हो रहा था। वो गुस्से में था, कोई बात उसके पीछे ज़रूर होगी। मैंने यही सोचकर उसके कमरे में जाकर दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला, मुझे अजीब सी नज़रों से देख कर बोला, एक बात कहूँ भाभी, आप मुझसे शादी कर ले वरना आप काफर हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुमसे शादी करूंगी? कहाँ गया तुम्हारा माँ वाला प्यार? तुम तो मुझे सुबह शाम माँ कहते हो। अब क्या हो गया? किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? इतनी घटिया बात तुमने अपने जहन में सोची भी कैसे, और फिर मुंह से कैसे निकाली? मैं गुस्से से आग बगोला हो रही थी। वो बिल्कुल उसी तरह बिना किसी शर्मिंदगी के मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा मुझे टिक टिक की नज़रों से देख रहा था। मुझे इसकी नज़रों से डर लगने लगा था। एकदम बोलते बोलते चुप हो गई, वहीं से वापस मुड़ी और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लिया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी हसनैन ऐसे निकलेगा और इस किस्म की बातें मुझसे करेगा। मैंने तो हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा था। अभी मेरी औलाद पैदा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हसनैन के बारे में मेरे शौहर ने मुझे यही कहा था कि तुम्हें हमेशा से अपनी औलाद की तरह समझना और पालना, उसकी माँ नहीं, उसका बाप नहीं। अब तुम इसका सब कुछ हो। हसनैन की इन बातों से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। मैंने सोचा कि आज के बाद मैं हसनैन से कोई बात नहीं करूँगी। कानूनन ये घर मेरे नाम था, मैंने इस घर में खुद अकेली भी रह सकती थी, पर हसनैन ने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं इसे घर से निकाल ज़रूर दूँगी। ये घर तो मेरे शौहर के पैसों का था और मेरे नाम पर था, लेकिन हसनैन इसमें रहने का हक नहीं रखता था। अगर वो अपनी भाभी को इज्जत नहीं दे सकता जो उसे देनी चाहिए। मेरी खामोशी गुस्से में बदल गई थी। सुबह उठते ही मैंने हसनैन के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। फिर मुझे एहसास हुआ इसके कमरे का दरवाज़ा तो अंदर से बंद नहीं था।
मैंने जब बाहर से दरवाज़ा खोला तो आगे से कमरा खाली था। कमरे में कुछ भी नहीं था। हसनैन कहाँ गया? मैं दिल में सोचने लगी। मेरा दिल गुस्से से पागल हो रहा था। मैंने बाहर वाले दरवाजे पर नज़र दौड़ाई तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। इसका मतलब हसनैन मुझे घर में कैद करके गया है। मैंने दिल में सोचा तो मुझे उससे नफरत होने लगी। इतना सा है, उम्र में भी 12 साल का, और हरकतें देखो। मैंने यही सोचकर अपने मायके जाने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर याद आया कि मैं तो इद्दत में हूँ। यूं बार बार घर से निकलना अच्छी बात नहीं। बस यही सोचकर मैं बेबस होकर बैठ गई थी। शोहर की मौत को 3 महीने हो चुके थे। इस 3 महीने में हसनैन कितना बदल गया था। मैं दिल में सोचने लगी, खुदा मुझे ला देता तो इस वक्त हसनैन के सहारा ना होती। मगर अब मैं इसे क्या कहूँ? मेरा तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं। जिस शख्स की वजह से रिश्ता था वो तो इस दुनिया से चला गया। आज मैंने सोच लिया था कि हसनैन आएगा तो मैं इसे साफ साफ बात करूंगी और इसके घर में नहीं रह सकती। रात के तकरीबन 9 बजे थे कि मेरे घर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैं तो यही सोच रही थी बाहर हसनैन होगा, पर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 4 आदमी खड़े थे। ये आदमी बहुत अजीब गुस्से में लग रहे थे और इनके चेहरे पर दाढ़ियाँ थी। लगता था जैसे ज़मीन के ठेकेदार हों। उन्होंने जो बात मुझसे कही थी वो बहुत हैरान कर देने वाली थी, बल्कि मुझे दुखी कर देने वाली थी। उन लोगों ने कहा, बीबी तुम यहाँ अकेले रहती हो? मैंने कहा, जी हाँ मैं अकेली रहती हूँ। वो लोग बोले, ये औरत और इसका देवर भी इसके साथ ही रहता है, अभी अभी घर में ही होगा। ये लोग पता नहीं इस मोहल्ले को क्या समझते हैं, मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन्हें यहाँ से बेघर कर देना चाहिए। इन लोगों का इस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं। मैंने कहा, क्यों भाई साहब, हमने क्या कर दिया? अरे बीबी तुमने क्या किया ये तुम हमसे पूछ रही हो? तुम अपने 12 साल के देवर के साथ इस घर में अकेले रहती हो। तुम्हें पता है तुम्हारा शौहर मर गया है, अब तुम बेवा हो गई हो। अपने माँ बाप के घर जाओ, यहाँ रहना तो शराफत से रहो। यहाँ हमारे भी बहनें बेटियाँ रहती हैं। ऐसे लोगों को हम मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आदमियों पर मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर उनसे उलझना नहीं चाहती थी। मैंने उनके मुंह पर ही घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। हसनैन पर गुस्सा आ रहा था। ये सब उसी का किया धरा था। मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। यहाँ रहना मुश्किल हो चुका था। मैं जानती थी कि हसनैन ने ही मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाई होंगी, जैसे ही बहुत गुनाहगार हो तुम।